जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर मैं लोधी परमेश्वर राजपूत आप सभी के सामने हूँ एक और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को लेकर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स पेज नंबर 35 एग्जाम्पल नंबर 1.11। यानी इसका मतलब पहला चैप्टर है और एग्जाम्पल नंबर 11 है। तो इसमें भी अधिकतर बच्चों को समस्या आती है और वो मेनली समस्या क्या है इसे हम समझते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी छोटी सी समस्या है जो एनसीईआरटी की शायद प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण है। उन्होंने ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस ए क्वेश्चन में नहीं दी है, ये ए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, केवल a इज इक्वल टू 0.1 मीटर दिया है और वो क्यूब की साइड दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस नहीं दी हुई, लेकिन इसको सॉल्यूशन में यूज किया गया है। आप इसको देखिएगा, सॉल्यूशन में इसको ए यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है आपको एक बार समझा देता हूं। यहाँ पे एक क्यूब दिया हुआ है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में और हमको यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो इस पूरे क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंकअप है और दूसरा इस क्यूब में कितना चार्ज होगा। एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है और क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है, जो क्वांटिटीज गिवन है, आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू है अल्फा x टू द पावर 1/2, EY और EZ दोनों जीरो, यानी कि y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो दी हुई है। और अल्फा क्या है, अल्फा 800 न्यूटन पर कूलम मीटर 1/2। अब आप एक चीज समझ लीजिए, अधिकतर बच्चों को समस्या ये आती है कि यार ये यूनिट बड़ी अजीब सी हो गई है, पता नहीं क्या दे दिया है क्या नहीं दे दिया। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब अल्फा की वैल्यू आपको दे दी तो उसके बाद आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां भी अल्फा आपको पुट करना होगा उसकी वैल्यू आपके पास है। अगर अल्फा की वैल्यू ना दी होती तो सोचने की बात थी कि हम इसके साथ आगे क्या करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो है हमारे पास I इज इक्वल टू ई डॉट ए। नॉर्मली तो यही फॉर्मूला चलता है, या जो दूसरा हम जानते हैं वो हमारे पास ओवर क्लोज सरफेसेस ई डॉट डी एस। इसी को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आता है। ठीक है, चलिए तो अब जो मेरे पास क्लोज सरफेस है इसको मैं अगर चाहूं तो छोटी छोटी 6 सरफेस में तोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्यूब है। तो एक हो गई लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, एक टॉप वाली, एक बॉटम वाली, एक बैक वाली और एक फ्रंट वाली। ये 6 फेसेस मेरे पास है। तो इन 6 फेसेस में अगर मैं इस इंटीग्रेशन को तोड़ता हूं तो आप देखिए, जो टॉप वाली फेस है इसका जो एरिया होगा ds, एरिया वेक्टर, वो ऊपर की तरफ, बॉटम वाले का नीचे की तरफ, लेफ्ट वाले का इस तरफ, राइट का इस तरफ। जो बैक साइड पे है आपकी फेस उसका जाएगा बैक साइड पे पीछे की तरफ। इसको 3D में नहीं शो कर पा रहा हूं इसलिए मैं उधर दिखा रहा हूं। और z एक्सिस आप जानते हैं ऐसे फ्रंट की तरफ होती है, बाहर की तरफ। तो जो फ्रंट वाला फेस है मेरा, इसका जो ds आएगा वो बाहर की तरफ इस तरीके से, यानी बाहर इस तरफ। ये z एक्सिस बाहर की तरफ होती है तो अलॉन्ग z एक्सिस यानी बाहर की तरफ आएगा। तो ये मैंने आपको 6 के 6 फेसेस के ds 2 3 4 5वां ये और छठा पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये 6 के 6 फेसेस है। अब जरा आप चेक करें कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो टॉप फेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी 90 का एंगल बनाएगा, बॉटम फेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी 90 का एंगल बनाएगा। इवन जो फ्रंट और बैक साइड होंगे वो भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका वो ऐसे है, इस तरफ है। तो जो आपका बैक फेस होगा इसका जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस फेस के, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एरिया वेक्टर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सेम फ्रंट वाले के साथ होगा। जो फ्रंट फेस हमारे पास है इसका एरिया वेक्टर ये होने वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस पे, तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो
चार फेसेस के बीच तो एंगल 90 डिग्री है, तो इसको अगर आप खोलते हैं तो E डॉट डी एस को अगर पूरा खोल दिया जाए तो E डॉट डी एस, क्लोज सरफेस यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी से खोल रहा हूं, तो ये हो जाएगी लेफ्ट वाली प्लस E डॉट डी एस राइट वाली प्लस E डॉट डी एस अपर प्लस E डॉट डी एस लोअर, जिसे मैंने टॉप और बॉटम लिखा हुआ है। तो चलिए इसको टॉप और बॉटम ही ले लेते हैं, टॉप एंड दिस इज बॉटम। तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, एक बैक वाली और एक फ्रंट वाली। तो ये हमारे पास 6 हो गए, 6 में से 4 तो हमारे 0 ही होने हैं, जो भी अभी हमने देखा एंगल 0 डिग्री। कौन कौन से? टॉप, बॉटम, बैक एंड फ्रंट। इन चारों में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 0। और जो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट वाला है, आप चेक करिए, ये डी एस जा रहा है इस तरफ लेफ्ट वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। और ये जो हमारे पास है इधर, यहाँ पे ई भी इधर ही है और डी एस भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो मैं इन सबको ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस, लेफ्ट वाला है तो 180 डिग्री, प्लस ई डी एस राइट वाला है तो कॉस 0 डिग्री, प्लस बाकी सारे के सारे टॉप वाला भी ई डी एस कॉस 90 प्लस ई डी एस बॉटम वाला कॉस 90 प्लस ई डी एस कॉस 90 बैक एंड दिस इज फ्रंट। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये और ये चारों के चारों की वैल्यू 0। तो बचते हैं हमारे पास दो, cos 180 -1 तो हो जाएगा माइनस ई डी एस, और cos 0 की वैल्यू +1 तो ये हो जाएगा ई डी एस। तो फ्लक्स जो मेरे पास आएगा यहाँ पे, अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस ई को बाहर कर सकते हैं ds, और यहां से आप ई को बाहर कर सकते हैं तो ds। तो यहां पे बनता है एरिया, तो माइन ई, और ds की वैल्यू अगर आप देखें तो यहां देखिए ये जो था मेरा लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट वाले में आप चेक करिए, ये जो शेडेड पोर्शन है मैंने बनाए हुए हैं दोनों के दोनों, तो लेफ्ट वाले में एरिया जो है मेरे पास, एरिया की वैल्यू कितनी है भाई, ये क्यूब है तो ये साइड भी ए ये साइड भी ए, यानी ए स्क्वायर। तो डीएस का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया मिलेगा आपको, और वो एरिया हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा, ये कौन से वाला चलेगा, लेफ्ट वाले से, यानी इस वाले फेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक राइट वाली फेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है α(x⁴1/2)। तो ध्यान से करते हैं, चलिए जी अब इसमें हम L और R यूज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ds जो होगा वो आपको एरिया प्रोवाइड करेगा, सेम यहाँ पे भी होने वाला है, ds से हमको एरिया मिलने वाला है, ठीक है। तो EL अगर लेफ्ट फेस को आप चेक करें, लेफ्ट फेस पे आप देखिए Ex α(x⁴1/2), तो लेफ्ट फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है a, तो इसे पुट करते हैं यहाँ पे माइनस e, सॉरी माफ करिएगा, वैल्यू पुट करते हैं e। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लेफ्ट फेस के लिए हमने वैल्यू पुट करी
अल्फा ए टू द पावर 1/2, क्योंकि लेफ्ट फेस के लिए एक्स की वैल्यू है ए, यहाँ पे हमको ये एक्स दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे राइट फेस के लिए वैल्यू पुट करी है अल्फा 2a, क्योंकि a प्लस ए, राइट वाले के लिए हमारे पास a प्लस ए यानी 2a हो जाएगा हमारा राइट फेस के लिए। तो दोनों की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस अल्फा ए टू द पावर 1/2 इंटू एरिया, ये EL हो गया, ये एरिया। सेम राइट वाले के लिए इंटू एरिया, एरिया की वैल्यू दोनों के लिए हमें पता है भाई, यहाँ पे ये a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर, भाई क्यूब है, क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ये भी है ये भी है, तो a स्क्वायर ये और a स्क्वायर ये। अब इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इजी है, कुछ खास अब बचा नहीं इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें आप चाहें तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 है, तो फॉर ई एल लेफ्ट वाले के लिए x is equal to a and for ER x is equal to 2a। ये आप मेंशन कर सकते हैं कि इसके लिए ये a है और इसके लिए 2a, यानी लेफ्ट वाले के लिए a, ये वाले डिस्टेंस, राइट वाले के लिए a प्लस a यानी 2a। भाई ये वाला फेस ये और ये वाला फेस ये, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आता है। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, a टू द पावर 1/2 भी कॉमन आ जाएगा और अल्फा भी कॉमन आएगा, तो अल्फा भी कॉमन और a टू द पावर 1/2 भी कॉमन। अंदर क्या बचेगा जरा चेक करिए, a स्क्वायर बाहर, a टू द पावर 1/2 बाहर, अल्फा भी बाहर, तो यहाँ बचा -1 प्लस यहाँ देखिए अल्फा बाहर, a टू द पावर 1/2 बाहर, a स्क्वायर भी आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2 की पावर 1/2, दैट मीन्स √2। 5 इज इक्वल टू, दैट इज ये हो जाएगा अल्फा a टू द पावर 1/2 प्लस 2, दैट इज a टू द पावर 5/2 एंड दिस इज √2 माइनस 1। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप 5 को सॉल्व करने के लिए केवल अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए। ये आपको अल्फा की मैंने यहाँ पे देखिए, अल्फा की वैल्यू को आप इजीली यहाँ पे पुट करिए। उसके बाद आपको a भी गिवन है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। फिर इसका सेकंड पार्ट जो है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप चार्ज बताइए, तो अगर आपने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया तो चार्ज के लिए तो बहुत बड़ा कोई काम करना ही नहीं है। मेन पार्ट वैसे इस क्वेश्चन का यही है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वेरी इजी, बाय गॉस थ्योरम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। गॉस थ्योरम से आपके पास आ जाएगा phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। phi आप कैलकुलेट कर चुके हैं, q इज इक्वल टू आ जाएगा phi इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, आप सीधे यहाँ से phi की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं बहुत इजीली। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करना मुझे नहीं लगता है बड़ी चीजें हैं। आप 12th के बच्चे हैं, बोर्ड देने जा रहे हैं, तो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सभी को समझ आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो फिर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए ऐसे ऐसे टफ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स NCERT और भी NCERT एग्जाम्पलर से भी, लेकिन अभी क्योंकि बोर्ड आ रहा है तो उसी को फोकस कर रहा हूँ, आप सभी के लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।